दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं कि कन्या की कुंडली में कैसे जानें कि उसका वर या ससुराल पक्ष कैसा होगा। किन घरों से हमें जानकारी मिलती है कि हमारी बिटिया का घर या ससुराल वाले या उसको मिलने वाला पति कैसा होगा। देखिए, लग्न सबसे पहले बात आती है लग्न की। अब ये तो आपको मालूम है कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो ज़िंदगी में आपकी लाइफ आसान कर देते हैं और मेलिफिक प्लैनेट्स गिव स्ट्रगल इन लाइफ। कई घरों में मेलिफिक आपको बेनिफिट्स देते हैं और शादी जैसे घरों में बेनिफिक्स का होना एक प्लस पॉइंट है। मान लीजिए छठा घर है डिजीज़ का, एनिमीज़ का, तो यहाँ पे तो हमें फ़ाइट करने की ज़रूरत है ना। शादी में तो फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो प्रेम की और आकर्षण की, एडजस्टमेंट की, रिलेशनशिप की बात होती है। तो वहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स का बैठना अच्छा माना जाता है। अगर आपकी बिटिया की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं या लगन लॉर्ड बेनिफिक है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि उसके जीवन में आप सुख की आकांक्षा कर सकते हैं कि आपकी बेटी को सुख मिलेगा। चौथा घर किसका है? सुख का है, शांति का है, डोमेस्टिक पीस का है, लग्जरीज का है, कन्वेंस का है, प्रॉपर्टीज़ का है, मदर का है। अब वैसे तो आप माँ हैं, लेकिन जिस घर में लड़की शादी करके जाती है वो भी तो एक माँ ही होती है। तो चौथा घर अगर अच्छा होगा तो उसको सब लग्जरीज, कंफर्ट्स, मदरली अफेक्शन सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स का बैठना अच्छा समझा जाता है। बात कर लेते हैं पांचवा घर, लर्निंग का, एबिलिटीज़ का, पास्ट लाइफ का, रोमांस का। अगर यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स, आप तो जानते ही हैं बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं। मार्स, सैटर्न, सन, केतु, राहु, इन सब को छोड़ के ये हैं मेलिफिक प्लैनेट्स और बाकी के प्लैनेट्स बेनिफिक कहलाते हैं। तो ऐसे में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, उनके ऊपर मेलिफिक्स का इफ़ेक्ट ना हो या उनका संग साथ मेलिफिक्स के साथ ना हो, इसी तरीके से फर्स्ट हाउस, इसी तरीके से फोर्थ हाउस की भी बात है। तो यहाँ पर बेनिफिक्स का बैठना बहुत शुभ माना जाता है। मतलब अगर फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठा है तो बच्चों के लिए, आपकी बिटिया के बच्चों के हिसाब से या पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से ये शुभ माना जाता है। सातवें घर में बेनिफिक्स, हाँ, जुपिटर अगर लगन में बैठे तो ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ सेवन्थ हाउस। यहाँ पर जुपिटर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। बाकी के बेनिफिक प्लैनेट्स आर शुभ हियर। सातवां घर जो आपके स्पाउस का है, अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी का है,
फीमेल हैं तो आपके पति का, बिजनेस का है। 8वां घर मांगल्य स्थान है, ये आपके ससुराल पक्ष का है। कैसे रिलेशंस रहेंगे ससुराल पक्ष में, आपके पति की आयु कितनी होगी, कैसी होगी पति की आयु। तो यहाँ पर भी बेनिफिक प्लैनेट्स का बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बेनिफिक मान लीजिए जुपिटर जैसा ग्रह बैठा है तो ससुराल पक्ष के लिए भी, पति के लिए, आयु के लिए भी अच्छा है। और यहाँ से वो देखिएगा सेकंड हाउस को, तो धन दौलत के हिसाब से भी अच्छा हो जाएगा। इन सब में मेलिफिक एस्पेक्ट कुछ कमी ला देता है, या टोटल मेलिफिक्स बैठे हों तो उसका रिजल्ट उसके हिसाब से एडवर्स हो जाता है। हाँ, अगर कहीं भी इनमें से, इन स्थानों में कहीं भी बेनिफिक्स ना बैठे हों एंड 9th हाउस में जुपिटर बैठ जाए, मतलब कोई भी आपको योग ना मिले और 9th हाउस में जुपिटर बैठा हो, तो ऐसे में आप दावे से कह सकते हैं बिना कुछ देखे कि आपकी बेटी ससुराल में सुखी रहेगी। क्यों? क्योंकि 9वां घर है भाग्य का और वहाँ पर बृहस्पति बैठ गए, जिनकी ब्लेसिंग हमेशा उसके भाग्य पर रहेगी। तो शादी के लिए बाकी के घर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 9th हाउस। बट अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ना मिल रहा हो और सिर्फ 9th हाउस में ही आपको जुपिटर मिल जाए, तब भी आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस टू सी हाउ your daughter will be having life after marriage. In case you like my video, kindly subscribe, share, and in case of any query, you can consult me at snehkapoor@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.